हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर यह हमारे ITI प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है। और हम यहाँ पर बता दें आप लोगों की ITI प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होने के कारण सिर्फ ITI वालों के लिए नहीं बल्कि उन विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि ITI, DMRC, ISRO एंड अदर टेक्निकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है फ्रेंड्स कि ITI में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या टेक्निकल एग्जामिनेशन में उन्हें बार बार रिपीट किया जाता है, तो उस हिसाब से ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन के पास। जैसा कि आप सभी यहाँ पर अभी देख सकते हैं ये बुकलेट सीरीज़ 1 का है, बुकलेट सीरीज़ 1 है। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि ये हमारा फ्यूचर ट्रेड से रिलेटेड है। यहाँ पर ITI थ्योरी है और सेकंड पार्ट में जो पूछा गया था वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो मीन्स इस पेपर में थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस दिए गए थे। और आप यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का रखा गया था। मीन्स एग्जामिनेशन के लिए 3 आवर्स का टाइम दिया गया था। और यहाँ पर ये टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए कुछ नोट पॉइंट्स भी हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं हम लोग। दिस पेपर कंटेंट्स 2 पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपका हो जाएगा थ्योरी एंड पार्ट बी में आपका हो जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। दिस पेपर कैरीज नेगेटिव मार्क। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ITI के सेक्टर में ये जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई थी। मीन्स ITI के एग्जामिनेशन में आपको नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है दोस्तों। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर बताया गया 25% मार्क्स विल बी डिड्यूस फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मीन्स अगर आप गलती करते हैं तो आपकी 4 पर 1 काट लिया जाता है फ्रेंड्स। कहने का मतलब अगर आप 4 गलत करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन का मार्क्स काट लिया जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए सिर्फ थ्योरी पेपर के लिए आपको टोटल 150 मार्क्स दिए गए हैं। मीन्स और यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस थे, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मीन्स गलती किए हुए हैं, कटम कुटी किए हुए हैं, तो इसलिए हम लोग इसके हिंदी के पेपर पर चलते हैं फ्रेंड्स। चलिए ये लीजिए हम लोग उसके हिंदी के पेपर पे आ चुके हैं। अब मैं आप लोगों से इसका क्वेश्चंस करा देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है वो पूछा गया है कि CTC का पूर्ण रूप क्या है। CTC का पूर्ण रूप क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सेकेंड है कार्बन टीन क्लोराइड, कैल्शियम टेट्रा क्लोराइड। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि CTC का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रिक फायर में आग बुझाने के लिए करते हैं। ये जो हमारा CTC है इसे एक फायर एक्सटिंग्विशर में भर लिया जाता है। उसके बाद जब इलेक्ट्रिक आग कहीं पर लगती है तो वहाँ पर हम लोग आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक बोर्ड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलोड दे दिया जाए या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए किन्हीं भी कारणों से, यदि वहाँ पर आग फायर लग जाती है तो इन फायर को बुझाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पानी देने से ये इलेक्ट्रिक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है CTC फायर एक्सटिंग्विशर। इस आग को हमारे क्लास D में रखा जाता है। इलेक्ट्रिक फायर जो होती है उसे क्लास D में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के चूड़ी का प्रयोग बेंच वाइज के स्पिंडल में किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि बेंच वाइज का जो स्पिंडल होता है उसके ऊपर किस प्रकार के चूड़ी का प्रयोग किया जाता है। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया एक्मे, फिर सेकंड में दिया गया वी चूड़ी, थर्ड में दिया गया वर्गाकार और फोर्थ में बोला गया है नकल थ्रेड। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इसका राइट आंसर होगा वर्गाकार चूड़ी, क्योंकि हम लोग बेंच वाइज के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड देते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं ग्रिपिंग करने का काम करते हैं। और बेंच वाइज की जो स्पिंडल होती है वो माइल्ड स्टील की बनी होती है दोस्तों। तो बेंच वाइज की जो स्पिंडल होती है स्पिंडल के ऊपर हम लोग वर्गाकार चूड़ी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह हैवी लोड के लिए थ्रेड प्रयोग की जाती है और इसका एंगल जो होता है वो राइट 90 डिग्री का एंगल होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि आमतौर पर किस धातु का उपयोग हथौड़ा बनाने के लिए किया जाता है। मीन्स हथौड़ा बनाने के लिए जो हम लोग हैमर यूज़ करते हैं, पूछा जा रहा है कि हैमर बनाने के लिए आमतौर पर किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है मृदु इस्पात। मृदु इस्पात मीन्स यहाँ पर माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील का प्रयोग बहुत ज़्यादा मुलायम होता है दोस्तों, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा मिक्स्ड हो जाता है फ्रेंड्स कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जैसा कि आप सभी जानते हैं कास्ट आयरन बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है, मीन्स भंगुर होता है। यदि हम इसका हथौड़ा बनाते हैं और उसे स्ट्राइक करेंगे तो वो वैसे ही टूट जाएगा, इसलिए इसका भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
और थर्ड में देखते हैं, यहाँ लिखा गया कच्चा लोहा मीन्स रॉट आयरन। रॉट आयरन भी बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें, जितने भी लोहे होते हैं उसमें सबसे शुद्ध लोहा कच्चा लोहा रॉट आयरन को ही कहते हैं। इसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत कम होता है, तो इसलिए इसका भी प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन का परसेंटेज कम है तो ये उतना हार्ड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया है ढलवा स्टील, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा क्योंकि हमारे तीनों आंसर गलत हैं। ओके, यहाँ पूछा गया है कि 1 डिग्री के बराबर है। 1 डिग्री जो होता है वो डॉट डॉट के बराबर, 1 डिग्री कितने के बराबर होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 60 सेकेंड, जी नहीं। 60 मिनट, जी हाँ, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 60 मिनट। आप लोगों को बता दिया जाए दोस्तों कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। ओके फ्रेंड्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग के लिए किया जाता है। पूछा जा रहा है कि ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है वर्नियर ऊंचाई गेज मीन्स वर्नियर हाइट गेज। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा, वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग हम लोग मार्किंग करने के लिए करते हैं। इसे हम लोग सरफेस प्लेट के ऊपर रख कर इससे बहुत अच्छी तरह से मार्किंग कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस बना सकते हैं। यह देखिए, यह है वर्नियर हाइट गेज का फिगर। ओके फ्रेंड्स, ये वर्नियर हाइट गेज का फिगर है। यहाँ देखिए, इसे बेस कहते हैं, इसे बीम, और यहाँ पर ये रीडिंग के लिए दिया गया है। और ये जो हमारा पोर्शन है फ्रेंड्स, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को स्क्राइबर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पूछा गया था ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्क्राइबर हमारा दिया गया है, आप लोगों को दिखा देता हूँ अच्छे से। ये देखिए, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है इस तरह से, और इसका जो मार्किंग करने वाला पॉइंट है ये यहाँ है, मीन्स यहाँ से ये खरोच का निशान लगाता है। तो आप लोग देख लीजिए, ये अपने एक्सिस से जाकर मुड़ा हुआ है, तो ये जो एक्सिस से अपने ऑफसेट हो गया है, इसी के कारण इस स्क्राइबर का नाम ऑफसेट स्क्राइबर कहा जाता है। और आप लोगों को बता दूँ कि जो हमारा वर्नियर हाइट गेज है, इसका लिस्ट काउंट फ्रेंड्स, मीट्रिक में इसका लिस्ट काउंट जो होता है वह है 0.002 mm, और ब्रिटिश में इसका लिस्ट काउंट होता है फ्रेंड्स, ब्रिटिश में 0.001 इंच। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का छेनी नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, पूछे जा रहा है कि इनमें से कौन सा छेनी नहीं है। चलिए देख लेते हैं। क्रॉस कट छेनी, ये हमारा एक प्रकार का छेनी है दोस्तों। गोल नोज छेनी, ये भी हमारा एक प्रकार का छेनी है। बुल नोज छेनी, बुल नोज छेनी जो होता है फ्रेंड्स, ये किसी प्रकार का छेनी नहीं होता है। ऑप्शन 4 को भी देख लेते हैं। डायमंड पॉइंट छेनी, तो डायमंड पॉइंट छेनी भी हमारा एक प्रकार का छेनी होता है। मीन्स यहाँ पर चीज़ल्स के बारे में बता दिया गया है कि हमारा बुल नोज चीज़ल जो होता है वो किसी प्रकार का चीज़ल नहीं है। बुल नोज चीज़ल जैसी कुछ नहीं होती है। हमारा छेनी जो बना होता है फ्रेंड्स, वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और उसके वर्किंग पॉइंट को हार्डनिंग और टेम्परिंग कर दिया जाता है ताकि वह टूट ना सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया हल्का नीला एक है। हल्का नीला क्या है? हल्का नीला का मतलब होता है दोस्तों पर्शियन ब्लू। हल्का नीला का मीन्स होता है पर्शियन ब्लू। तो पर्शियन ब्लू का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, या पर्शियन ब्लू क्या है? तो आप लोगों को चलिए ऑप्शन देखते हैं। एक मार्किंग औजार, जी नहीं फ्रेंड्स। मापने वाली औजार, नहीं। मार्किंग मीडिया, तो जी हाँ दोस्तों, हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मार्किंग मीडिया। आप लोग जब ITI में एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों को शुरू में ही पढ़ाया जाता है मार्किंग मीडिया के बारे में। मीन्स मार्किंग मीडिया, जैसे कि हम लोग किसी जॉब को बनाना होता है, हम लोगों को किसी जॉब को बनाना होता है तो हम लोग पहले मेटल वर्क पीस को काटते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर हम लोग एक लेयर लगाते हैं जिस मार्किंग मीडिया की। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर ड्राइंग बनाते हैं और फिर मेटल को कट करते हैं। तो वो जो लेयर लगाते हैं वो होता है हमारा मार्किंग मीडिया। तो
तो हल्का नीला करते हैं। डेटम लाइन को भी जाना जाता है, तो डेटम लाइन को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर दिया गया है सेंट्रल लाइन, आउटसाइड लाइन, संदर्भ लाइन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है वह है संदर्भ लाइन। डेटम लाइन को हम लोग संदर्भ लाइन के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है भी ब्लॉक के बने होते हैं। पूछा गया कि भी ब्लॉक जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। भी ब्लॉक में बोला गया है कि पहला ऑप्शन है बंद ग्रेड ढलवा लोहा। इसका मतलब है फ्रेंड्स क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन, और हमारा यही आंसर सही भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 भी सही, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है फ्रेंड्स। चलिए फिर भी बाकी ऑप्शंस को करा लेते हैं। देखिए सेकंड में बोला गया है एल्युमिनियम, थर्ड में है मृदु इस्पात माइल्ड स्टील, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा भी ब्लॉक क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन का ही बना होता है। भी ब्लॉक जो होता है कुछ इस प्रकार का बना होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी ब्लॉक का मैंने फिगर बनाया है। इस पोर्शन के कारण इसका नाम भी ब्लॉक रखा था। इस पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं कि रॉड हो गया, इन सभी चीज़ों को रख कर उसके ऊपर में वर्क करते हैं। मीन्स गोल रॉड या छड़ को रखने के लिए हमारे पास भी ब्लॉक का ही एक सहारा देने वाला टूल है। आगे बढ़ते हैं। स्क्राइबर का पॉइंट बिंदु होता है। स्क्राइबर का पूछा जा रहा है कि पॉइंट बिंदु कितना होता है, पॉइंट एंगल। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर पहला में ऑप्शन दिया गया है 60 डिग्री, सेकंड बोला गया 12 से 15 डिग्री, थर्ड में बोला गया 5 से 6 डिग्री, और फोर्थ में बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा 12 से 15 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेती का वर्गीकरण के आधार पर नहीं किया जाता है। पूछा जा रहा है कि रेती का वर्गीकरण किसके आधार पर नहीं किया जाता है दोस्तों? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रेड के आधार पर। ग्रेड के आधार पर हम लोग रेती का वर्गीकरण करते हैं दोस्तों। आकार के आधार पर भी करते हैं, कट के आधार पर भी करते हैं। बट यहाँ पर जो ऑप्शन 4 में दिया गया कोण के आधार पे, एंगल्स के आधार पे रेती का वर्गीकरण नहीं किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस गुण के कारण एक धातु को तार के रूप में खींचा जा सकता है? यहाँ पर पूछा गया फ्रेंड्स कि किस गुण के कारण धातु को तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो हमारा दिया गया है लचीलापन, सेकेंड है आघातवर्धनीयता, फोर्थ है प्रत्यास्थता, और लास्ट है प्लास्टिसिटी। आप सभी को सभी का मतलब बता देता हूँ। जैसा कि फर्स्ट में लिखा गया है लचीलापन, इसका मतलब हो जाता है डक्टिलिटी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। तार को खींचने के लिए उसके अंदर डक्टिलिटी का गुण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डक्टिलिटी के गुण के कारण ही किसी धातु को खींच कर उसे लंबे तार के रूप में बदला जा सकता है। और आगे दिया गया आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता का अर्थ होता है मेलाबिलिटी, मीन्स किसी धातु के टुकड़े को पीट कर अगर हम चादर के रूप में बना सकते हैं तो उसे आघातवर्धनीयता मेलाबिलिटी कहते हैं। और आगे दिया गया है प्रत्यास्थता, मतलब इलास्टिसिटी। किसी धातु को जब हम खींचते हैं या फिर हम उसे दबाते हैं, प्रेशर के कारण वो दबता है, फिर जैसे ही प्रेशर हटाते हैं तो वो वापस अपने पुनः आकार में आ जाता है, तो उसे हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके, और ये जो ऑप्शन प्लास्टिसिटी दिया गया है फ्रेंड्स, प्लास्टिसिटी का अर्थ प्लास्टिसिटी ही होता है। प्लास्टिसिटी का मीनिंग ये हो जाता है, इसका अर्थ यहाँ पर यह निकलता है कि प्लास्टिसिटी जब किसी पदार्थ के ऊपर, मीन्स मान लीजिए एक प्रकार का ये हमारा मेटल सीट है या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा है, जब हम इसके ऊपर यहाँ से प्रेशर देते हैं और ये यहीं तक जुटा हुआ है फ्रेंड्स, तो ये यहीं तक जुटा हुआ है, अगर हम इसके ऊपर प्रेशर देते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे दबता है, और अगर ये नीचे दबने के क्रम में वापस चला जाता है तो उसे हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। और यदि इस पर इतना ज़्यादा दबाव दे दिया जाता है या फिर प्रेशर कि ये अब पुनः वापस नहीं जा सकता है, तो उसे हम लोग प्रत्यास्थता प्लास्टिसिटी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे के आरी फ्रेम में ब्लेड को फिक्स करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले नट को कहा जाता है। पूछा जा रहा है कि लोहे के फ्रेम आरी, मतलब कि हेक्सा फ्रेम है हमारे पास, उसके अंदर हमें एक ब्लेड को फिक्स करना है, तो उसके लिए हम लोग किस प्रकार के नट का प्रयोग करेंगे? हमारा जो हेक्सा फ्रेम होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ओके, और यहाँ पर हैंडल्स होते हैं। पूछा जा रहा है कि इसके अंदर हम लोगों को यहाँ पर एक ब्लेड लगाना है, तो यहाँ पर जो नट होते हैं वो किस प्रकार का नट होता है? चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन दिया गया है डोम नट, जी नहीं फ्रेंड्स, थंब नट भी नहीं होता है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड विंग नट, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, विंग नट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कैसल नट, तो कैसल नट का भी प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ओके, चलिए हम लोग इसको बाय फिगर समझ लेते हैं।
ये देखिए हमारा हेक्सोफ्रेम है। ये हेक्सोफ्रेम में पूछा जा रहा था कि अगर हम लोग यहाँ पर एक ब्लेड लगाते हैं तो ब्लेड लगाने के लिए हम लोग ब्लेड लगाने के बाद उसे कसते हैं, मीन्स उसे टाइट करते हैं, तो वो किसके द्वारा करते हैं? तो ब्लेड लगाने के बाद हम लोग उसे टाइट करने के लिए हम लोग इस पोर्शन का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, इस पोर्शन का, और इस पोर्शन का नाम है विंग नट। ओके फ्रेंड्स, आगे पूछा जा रहा है कि लोहे के आरी के दो समंजस दांतों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? लोहे की आरी जो होती है हमारी, मीन्स हेक्सो के दो दांतें होती हैं, उन दो दांतों के बीच की समंजस मीन्स आपस की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? तो हम लोग इन दो दांतों के आपस की दूरी को पिच कहते हैं फ्रेंड्स, पिच। ओके, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आयतन नहीं होगा, वेग भी नहीं होगा, क्षेत्र भी नहीं हो सकता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी पिच क्लियर है फ्रेंड्स। किस ड्रिल मशीन का उपयोग अधिक उत्पादन में किया जाता है? यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ड्रिल मशीन है जिसका प्रयोग हम लोग मास प्रोडक्शन के रूप में करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 बोला गया है बेंच प्रकार का ड्रिल मशीन। तो हम लोगों ने देखा है फ्रेंड्स कि हमारे वर्कशॉप में बेंच प्रकार का ड्रिल मशीन होता है, मीन्स बेंच के ऊपर लगा हुआ ड्रिल मशीन होता है, उसका प्रयोग हम लोग मास प्रोडक्शन के लिए तो नहीं करते हैं। आगे दिया गया पिलर प्रकार का ड्रिल मशीन। पिलर प्रकार का ड्रिल मशीन एक जगह फिक्स कर दिया जाता है, उसे कहीं और नहीं ले जा सकता है। ये भी हमारा उत्पादन के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, मास प्रोडक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया पोर्टेबल प्रकार का ड्रिल मशीन। पोर्टेबल प्रकार के ड्रिल मशीन को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे पोर्टेबल कर सकते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यह इलेक्ट्रिक भी होता है और हैंड से भी चलने वाले होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया गैंग प्रकार का ड्रिल मशीन। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। गैंग प्रकार का ड्रिल मशीन जो होता है वो मास प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक गैंग ड्रिल मशीन का फिगर दिया गया है। यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, एक बेंच के ऊपर में ही कई सारे ड्रिल मशीन्स लगे हुए हैं। तो इन सभी का अलग अलग वर्क होता है। जैसे कि मान लीजिए ये ड्रिल मशीन अगर हमारा ड्रिलिंग कर रहा है तो ये टैपिंग कर देगा, ये रिमिंग कर देगा, और ये मान लीजिए बोरिंग कर देगा, टेम्परिंग कर देगा, कुछ भी कर सकता है। सॉरी फ्रेंड्स, टेम्परिंग तो नहीं कर सकता है क्योंकि ये ड्रिल मशीन है, बट ये मान लीजिए काउंटर बोरिंग कर सकता है, काउंटर सिंकिंग कर सकता है, इस तरह की क्रियाएं कर सकता है। कहने का मतलब है कि एक ही बेंच पर एक साथ कई सारे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। तो वो क्या होता है, हमारा जो जॉब होता है वो ड्रिल होकर निकला, फिर उसके बाद रिम हो गया, फिर उसके बाद टैप कट गए, उसके बाद उसके ऊपर से चैम्फरिंग हो गया। तो इस प्रकार से ये एक ही साथ बहुत सारे मशीन्स के ऑपरेशंस कर लिए जाते हैं। तो ये मास प्रोडक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये कटेगा 8 पे। चलिए आगे पूछा गया है रेती के बने होते हैं। रेती किसके बने होते हैं? मीन्स हमारे जो वर्कशॉप में हम लोग फाइल का इस्तेमाल करते हैं, रेती का मतलब फाइल होता है। फाइल किसके बने होते हैं? तो हम लोग जैसे ही ITI में एडमिशन्स लेते हैं फ्रेंड्स, हम लोगों को अक्सर देखा जाता है कि हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्शन जिससे होता है वो हमारा फाइल ही होता है। तो हम लोगों को अच्छे से पता होता है कि फ़ाइल किसका बना होता है। चलिए फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील का हमारा फाइल नहीं बना होता है। मृदु स्टील मतलब कि माइल्ड स्टील का भी हमारा फाइल नहीं बना होता है। उच्च कार्बन स्टील, इट मीन्स दैट हाई कार्बन स्टील का हमारा फाइल बना होता है फ्रेंड्स। हाई कार्बन स्टील का हमारा फाइल बना होता है। आगे बढ़ते हैं। एनविल की चोंच किसकी आकृति के समान होती है? एनविल जो होता है उसका प्रयोग हम लोग फोर्जिंग सेक्शन में फोर्जिंग करते वक्त जॉब को सहारा देने के लिए करते हैं, और इसके ऊपर रख कर हम लोग जॉब को कूटते पीटते या फिर उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आगे ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शंस दिया गया है ऊँट की तरह। यहाँ बोला गया एनविल किसकी चोंच की तरह होती है? तो ऊँट की तरह नहीं होती है, हाथी की तरह भी नहीं होती है, और तितली की तरह भी नहीं होती है। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा गाय के सींग की तरह। तो अब मैं आप लोगों को एनविल का फिगर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक प्रकार का एनविल है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर एनविल के बहुत सारे पार्ट्स बताए गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मेनली जिस पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ वो पार्ट है आपका ये पोर्शन। पूछा गया था जो एनविल का चोंच होता है वो किसके आकार का होता है? ये जो हॉर्न लिखा गया है ये हॉर्न, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये गाय के सींग जैसा है फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो एनविल की चोंच होती है बीक, उससे हम लोग गाय के सींग के आकार का बनाते हैं। और यहाँ पर बाकी सभी पोर्शंस को भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। ये टेबल का प्रयोग हम लोग लाल धातु या गर्म धातु को यहाँ पर रख कर उसे कट करने के लिए, इस एरिया से कटने के लिए प्रयोग करते हैं। ये फेस है, फेस के ऊपर हम लोग धातु को रख के उसके ऊपर में मीन्स मेलेबल धातु हो
या फिर हम लोग जिस धातु को गर्म करके लाते हैं उसे इसके ऊपर रख कर इसके ऊपर हैमरिंग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये उसका बेस है और ये डाई होल, राउंड होल इसे कहते हैं फ्रेंड्स, या फिर इसे प्रीचल भी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सोल्डरिंग आयरन के हेड बने होते हैं। पूछा जा रहा है कि सोल्डरिंग आयरन के हेड बने होते हैं। पहला क्वेश्चन तो बनता ही है फ्रेंड्स कि सोल्डरिंग आयरन का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं। सोल्डरिंग करते वक्त हम लोग सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हैं। ओके, सोल्डरिंग करने के लिए एक टूल की ज़रूरत होती है जिसे हम लोग सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। सोल्डरिंग आयरन का जो हेड बना होता है वो किसका बना होता है। सोल्डरिंग आयरन हम लोग बहुत ही कम तापमान पर करते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही कम तापमान पर करते हैं। तो कम तापमान पर करते हैं तो उसके लिए हमें ऐसा मेटल चाहिए जो कम तापमान पर बहुत जल्दी हीट हो जाए। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है। ढलवा लोहा मीन्स कास्ट आयरन, ये नहीं हो सकता। माइल्ड स्टील भी नहीं होगा, टीन भी नहीं होगा। हमारा जो राइट आंसर है वो है तांबा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है फ्रेंड्स। आप लोगों को मैं फिगर दिखा देता हूँ सोल्डरिंग आयरन कैसा होता है। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा एक प्रकार का सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन ये इसका हेड है। तो पूछा जा रहा था हमारा क्वेश्चन में कि यही पोर्शन किसका बना होता है। तो ये पोर्शन जो होता है ये हमारा कॉपर का बना होता है, तांबे का। और उसके बाद देखते हैं ये पोर्शन सैंक है। सैंक जो होता है वो हमारा नॉर्मली स्टील का बना होता है। और ये लास्ट में जो हैंडल होता है वो हमारा वुडन हैंडल होता है, मीन्स लकड़ी के बनाए जाते हैं ताकि इसे पकड़ते वक्त और आसानी से काम किया जा सकता है। आजकल कई और भी नए प्रकार के सोल्डरिंग आयरन्स आ गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला फ्रेंड्स, ये वाला जो यहाँ पर वायर लगा हुआ है मीन्स वायर टाइप सोल्डरिंग आयरन। इसका प्रयोग आजकल इलेक्ट्रिशियन ज़्यादा करते हैं। ओके, सोल्डरिंग जो होता है वो एक अस्थायी जोड़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीट के साइडों को उनकी सुरक्षा और मजबूती के लिए फोल्ड किया जाता है, ये फोल्ड कहलाते हैं। पूछा जा रहा है कि जैसे आप लोग घर पे बक्सा लेकर आते हैं या फिर किसी मेटल बने पार्ट्स लेके आते हैं तो उनके किनारों को देखते होंगे फ्रेंड्स, उन्हें क्या किया जाता है, मोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसके एज जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं, उससे हमारा हाथ कट सकता है या फिर घर में किसी की चोट लग सकती है, इसलिए उनके किनारों को मोड़ दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि उन सीट के फोल्ड किए गए किनारों को क्या कहते हैं। ओके, तो हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहा गया सीम। सीम हमारा नहीं होता है फ्रेंड्स। सीम जो होता है वो हमारा एक मेटल पार्ट को मींस एक मेटल सीट को दूसरे मेटल सीट से जोड़ने की क्रिया को सीम कहते हैं। यहाँ पर आपस में जोड़ा जाता है जो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन बोला गया हेम, तो हमारा राइट आंसर तो हेम ही हो जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। हेम जो होता है ये मेटल सीट के किनारे को मोड़कर उसे मजबूती भी प्रदान किया जाता है, साथ ही साथ सुरक्षा भी हो जाती है। और आगे दिया गया है बेंड। बेंड का मतलब नॉर्मल सा मुड़ना होता है। और रिब हमारा जो एंगल प्लेट कुछ इस तरह से बना होता है, एंगल प्लेट, जहाँ पे हम लोग इस प्रकार से जॉब को सहारा देकर उसके ऊपर मार्किंग करते हैं, तो उसके पीछे आप लोग कुछ देखिएगा इस प्रकार से बने होते हैं, उसे रिब्स कहते हैं दोस्तों। रिब्स वो होता है हमारे एंगल प्लेट को सहारा देने के लिए। तो रिब्स हमारा जो है यहाँ पर सीट मेटल से नहीं है, कह सकते हैं इस ऑप्शन से नहीं जुड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है ब्रेजिंग का फिलर धातु है। ब्रेजिंग का फिलर धातु पूछा गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोल्डर, तो सोल्डर नहीं होता है क्योंकि सोल्डर सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं स्पेल्टर, तो जी हाँ हमारा दोस्तों स्पेल्टर ही हमारा राइट आंसर हो जाता है। और आगे दिया गया था क और ख दोनों, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हमारा जो स्पेल्टर है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। स्पेल्टर सोल्डर के लिए प्रयोग किया जाने वाला फिलर धातु है। यह हमारा बना होता है फ्रेंड्स कॉपर और जिंक से बना होता है और इसे पिघलने के लिए 600 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया सीड धातु की मोटाई किस गेज से मापी जाती है। मीन्स सीट मेटल वर्कशॉप में सीट की मोटाई को अगर आपको मेज़र करना हो, मीन्स सीट की मोटाई को अगर मेज़र करना चाहते हैं तो आप उसे किससे मापेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है स्नैप गेज, फीलर गेज, वायर गेज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सीट मेटल को मापने के लिए लोग प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा वायर गेज। ओके, वायर गेज को हम लोग SWG भी कहते हैं, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। ओके, ये स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है ये हमारा सीट मेटल में धातु की मोटाई मापने के लिए प्रयोग होता है। ये रहा फ्रेंड्स एक फिगर स्टैंडर्ड वायर गेज का। यहाँ पर आप लोग जो यहाँ पर होल्स देख सकते हैं, इसमें सीट मेटल को एंटर किया जाता है और जिस होल में सीट मेटल एंटर हो जाए इजीली वो उसका साइज़ हो जाता है, मीन्स उसका कितना मेज़रमेंट है। ओके, उसकी मोटाई कह सकते हैं। और इसका प्रयोग
छोटे छोटे ड्रिल बिट की डायमीटर को मापने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया कि उपयोग किए जाने वाले औजार को सहारा देता है जब यहाँ पर ये अब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, जब शीट धातु को मोड़ता है। क्या करता है? जब शीट धातु को मोड़ता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये शीट मेटल वर्क से पूछा गया है कि जब हम लोग धातु को मतलब शीट को मोड़ रहे होते हैं तो उसे सहारा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? फुलर, फिर दूसरा है फ्लैटर, थर्ड इज स्निप एंड फोर्थ इज स्टैक। तो हम लोग शीट मेटल में शीट को मोड़ते वक्त उसे नीचे से सहारा देने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो हमारा होता है स्टैक। स्टैक का प्रयोग हम लोग शीट मेटल में नीचे से सहारा देने के लिए करते हैं। ये स्टैक भी हमारा एक प्रकार का एनविल ही होता है, लेकिन ये हैवी लोड के लिए नहीं होता बल्कि ये लाइट लोड के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, और बाकी के ऑप्शन देखें तो जैसे कि यहाँ पे फुलर बोला गया, फुलर का प्रयोग हम लोग फोर्जिंग सेक्शन में करते हैं और इसके द्वारा हम लोग धातुओं के ऊपर वर्क करते हैं। फिर आगे है फ्लैटर, फ्लैटर का भी प्रयोग हम लोग फोर्जिंग सेक्शन में करते हैं। फ्लैटर के द्वारा हम लोग धातुओं को फ्लैटर को हम लोग धातु के ऊपर रखकर उसके ऊपर हैमरिंग करते हैं जिससे कि हमारा धातु पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है अच्छे से। और आगे के ऑप्शन में दिया गया है स्निप। स्निप जो होता है ये भी हमारा शीट मेटल वर्क से जुड़ा हुआ है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पतली सीटों को काटते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्नैप हेड रिवेट की लंबाई को सूत्र से दर्शाया जाता है। तो स्नैप हेड की जो लंबाई जिस सूत्र से दर्शाया जाता है ऑप्शन देखते हैं। L इज इक्वल टू 2D, L इज इक्वल टू T प्लस 0.6D, L इज इक्वल टू T प्लस 1.5D। इनमें से कोई नहीं, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा L इज इक्वल टू T प्लस 1.5D। स्नैप हेड रिवेट के लिए लेंथ का ये सूत्र होता है। और बात करते हैं हम लोग ये बाकी के ऑप्शंस। तो बाकी के ऑप्शंस में हमारा ये जो दिया गया है फ्रेंड्स, ये हमारा काउंटर सिंक हेड रिवेट के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, मीन्स इस काउंटर सिंक हेड रिवेट के हेड की लंबाई कि उसके से डिनोट किया जाता है उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, हथौड़े का वह भाग जिसका उपयोग चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है जाना जाता है। हथौड़े का कौन सा भाग होता है जिससे हम लोग चोट पहुंचाते हैं, उस भाग का नाम क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला दिया गया है पिन, फेस, चीक, आई होल। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा फेस फ्रेंड्स। फेस का प्रयोग हम लोग हथौड़े से चोट लगाने के मीन्स हथौड़े के जिस पोर्शन से हम लोग चोट लगाते हैं उसका नाम फेस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यह भाग माइक्रोमीटर स्पिंडल की गति को रोकता है। मीन्स माइक्रोमीटर में जब स्पिंडल गति कर रहा होता है तो उसकी स्पिंडल की गति को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है रैचेट स्टॉप, ऑप्शन नंबर बी में है स्पिल्टी आंतरिक चूड़ी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है टैपर्ड नट, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हमारा लॉकिंग डिवाइस या लॉक नट। तो हमारा जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा लॉकिंग डिवाइस या लॉक नट। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए आप लोगों को इसके फिगर के पास ले चलता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक प्रकार का माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर जो होता है वो एक सूक्ष्ममापी औजार है। इसके द्वारा हम लोग मिनिमम मीन्स इसका लिस्ट काउंट जो होता है फ्रेंड्स वो लिस्ट काउंट होता है इसका मीट्रिक में इसका लिस्ट काउंट को रखा गया है फ्रेंड्स 0.01 mm। ओके, 0.01 mm रखा गया है। और ब्रिटिश में बात करें फ्रेंड्स तो इसका ब्रिटिश में होता है लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.001 इंच, 0.001 इंच। ओके फ्रेंड्स, इसका ब्रिटिश में आप लोगों को मान पता चल चुका है फ्रेंड्स कि इसका ब्रिटिश में मान होता है 0.001 इंच। इसका ये लिस्ट काउंट है फ्रेंड्स, इससे मिनिमम इतना माप सकते हैं हम लोग। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। और पूछा गया था हमारा क्वेश्चन कि माइक्रोमीटर में वो कौन सा पार्ट है जो इसके स्पिंडल की गति को रोकता है। तो स्पिंडल की गति को हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं वो हमारा होता है फ्रेंड्स लॉक नट। ओके, लॉक नट का प्रयोग हम लोग करते हैं स्पिंडल की गति को रोकने के लिए। ये देखिए ये पोर्शन जो हमारा दिया गया है ये लॉक नट है फ्रेंड्स। ये लॉक नट का प्रयोग करके हम लोग क्या यहाँ पर इस तरह से कुछ एक छोटा सा निकला हुआ होता है जिसका प्रयोग हम लोग लॉक नट करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं हम लोग स्पिंडल की गति को लॉक करने के लिए। मीन्स हम लोग यहाँ पर एक बार जॉब को माप लेते हैं तो हम लोग इसके रीडिंग को लॉक कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ से जॉब को निकाल कर इसे अलग अलग जगहों पर भी ले जाकर मीन्स अपने आपस के दोस्तों को भी दे सकते हैं या फिर आप खुद भी मेज़र कर सकते हैं बाद में भी। ओके।
और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर ये जो इसका यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये 0 से 25 दिया गया है। ये 0 से 25 जो दिया गया है इसके रीडिंग का रेंज है फ्रेंड्स, ये 25 मिलीमीटर के रेंज में चलता है। ये हमारा जो माइक्रोमीटर होता है वो 25 मिलीमीटर के रेंज में चलता है। 0 से 25, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 इस तरह के रीडिंग्स में ये चलता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर एक पोर्शन होता है जिसे हम लोग रैचेट स्टॉप कहते हैं। रैचेट स्टॉप का प्रयोग किया जाता है जब हम जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर, ये बहुत ही माइन्यूट मेजरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक सूक्ष्म मापी है, तो हम लोग जब इसका यहाँ से प्रयोग करते हैं, जब हम लोग इसे कसते हैं तो वो हमारा, तो अगर हम इस पर कहीं ज़्यादा प्रेशर दे दें तो हम लोग इसे ख़राब कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर रैचेट स्टॉप का प्रयोग किया जाता है ताकि बाद में आप जब कसें तो ये रैचेट स्टॉप के थ्रू कसें, ओके, जिससे कि अगर ज़्यादा प्रेशर लगने लगता है या फिर लॉक हो जाता है तो वह टर टर की आवाज़ करने लगती है। हमारा संकेत होता है कि अब आप यहाँ पर प्रेशर देना बंद कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि सामान्यीकरण प्रक्रिया में गर्म स्टील को ठंडा किया जाता है। गर्म स्टील को ठंडा किससे किया जाता है? मीन्स सामान्यीकरण मतलब होता है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में पूछा जा रहा है कि ठंडा कैसे करते हैं हम लोग। तो नॉर्मलाइजिंग पहले करते क्यों फ्रेंड्स? जैसे कि हम लोग मान लीजिए किसी मेटल पार्ट है हमारा, मेटल पार्ट के ऊपर हम लोग अगर हैमरिंग करते हैं या फिर बहुत से प्रकार के वर्क करते हैं तो उसका जो इंटरनल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसे हम लोग रिफाइन करने के लिए जिस प्रोसेस को करते हैं उसे कहते हैं नॉर्मलाइजिंग। ओके, तो नॉर्मलाइजिंग किस प्रकार से किया जाता है? पहले हम लोग उस मेटल पार्ट को उसके नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, उसके बाद उसे निकाल कर फ्रेंड्स हम लोग वायु, स्थिर वायु मतलब कमरे के ताप पर स्थिर वायु में छोड़ देते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बी आप लोग देख सकते हैं, जो वही लिखा गया है। कमरे के ताप पर स्थिर वायु में छोड़ कर रख देते हैं कुछ देर के लिए, तो वह ठंडा हो जाता है और उसके इंटरनल ग्रेन स्ट्रक्चर सब अच्छे हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेंट स्निप का प्रयोग के लिए किया जाता है। पूछा जा रहा है कि बेंट स्निप जो होता है, बेंट स्निप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया बर हटाने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है सीट पर छिद्र बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है सीट मोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया वक्रता त्रिज्या रेखा के सीट काटने के लिए, मीन्स सर्कुलर में सीट को काटने के लिए। तो हमारा राइट आंसर भी यही होता है फ्रेंड्स, मीन्स वक्री रेखा में सीट को काटने के लिए। जैसे कि आप सभी यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा है बेंट स्निप। पूछा जा रहा है कि बेंट स्निप का किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बेंट स्निप का प्रयोग सर्कुलर मीन्स गोलाई में काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी रिवेट मुलायम धातु जैसे चमड़े, प्लास्टिक आदि की रिवेटिंग के लिए उचित होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। स्नैप रिवेट, स्नैप हेड रिवेट, पैन हेड रिवेट, विभाजितीय रिवेट या काउंटर सिंक हेड रिवेट। तो पूछा गया कि चमड़े पर मीन्स सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट धातु पर जैसे कि चमड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सभी के ऊपर रिवेटिंग के लिए कौन सी रिवेट का प्रयोग करते हैं? तो हमारा जो इन सभी के ऊपर हम लोग प्रयोग करते हैं वो होता है द्विभाजीय या विभाजित रिवेट मीन्स बफरिकेटेड रिवेट। ओके, इस प्रकार का होता है दोस्तों बफरिकेटेड रिवेट। क्या करते हैं हम लोग इसे मीन्स चमड़े या फिर कपड़े में इंसर्ट करने के बाद यहाँ से और यहाँ से मोड़ देते हैं तो ये इस प्रकार से फिक्स हो जाता है। ओके, तो ये होता है हमारा बफरिकेटेड रिवेट। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है स्नैप हेड रिवेट। स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग हम लोग नॉर्मल जनरल यूज़ के लिए करते हैं, जैसा आप लोगों ने ब्रिज पर भी अक्सर देखा होगा। स्नैप हेड रिवेट का कुछ इस प्रकार का फिगर होता है दोस्तों, स्नैप हेड रिवेट। और अगला क्वेश्चन में दिया गया था पैन हेड रिवेट। पैन हेड रिवेट इस प्रकार का फ्रेंड्स होता है। इसका प्रयोग हैवी लोड के लिए करते हैं हम लोग। आगे दिया गया था काउंटर सिंक हेड रिवेट। काउंटर सिंक हेड रिवेट इस प्रकार का होता है। इसका प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ हम लोग चाहते हैं कि रिवेट का हेड जो हो सतह के बाहर ना हो, मीन्स सतह के अंदर हो, उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। किस वाइस का प्रयोग फोर्जिंग दुकान में किया जाता है? फोर्जिंग सेक्शन में पूछा जा रहा है कि किस वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है हैंड वाइस। हैंड वाइस का प्रयोग हम लोग फोर्जिंग दुकान में नहीं करते हैं। हैंड वाइस का प्रयोग हम लोग कीवेज बनाने वाले, चाबी बनाने वालों के पास में आपने अक्सर देखा होगा, वो हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं। फिर आगे बोला गया बेंच वाइस। बेंच वाइस का प्रयोग भी फोर्जिंग शॉप में नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग जनरल वर्कशॉप में किया जाता है, चिपिंग, हैमरिंग इन सब के लिए या फाइलिंग के लिए। आगे दिया गया लेग वाइस। तो हमारा राइट आंसर लेग वाइस हो जाएगा फ्रेंड्स। फोर्जिंग सेक्शन में हम लोग लेग वाइस का प्रयोग करते हैं। अब पूछा जा सकता है कि फोर्जिंग सेक्शन में लेग वाइस का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? तो फोर्जिंग सेक्शन में लेग वाइस का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो बॉडी होता है, मीन्स लेग वाइस की जो बॉडी होती है फ्रेंड्स, वो बनी होती है रॉट आयरन की या फिर माइल्ड स्टील की।
रॉट आयरन या माइल्ड स्टील की बनी होती है। बाकी ज़्यादातर हम लोग वाइस को देखें हैं तो उनकी बॉडी जो होती है वो कास्ट आयरन की मीन्स ढलवे लोहे की बनी होती है। ढलवा लोहा हम लोग जानते हैं कि भंगुर होता है तो वो टूट सकता है। फोर्जिंग सेक्शन में हमारा वर्किंग होता है हैमरिंग का, मीन्स हम लोग बार बार हैमरिंग करनी पड़ती है। तो फोर्जिंग सेक्शन में हम लोग इसलिए लेग वाइस का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर वो हैमरिंग से उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे क्वेश्चन पूछा है किस प्रकार के डिवाइस या यंत्र कैलिपर होते हैं, मीन्स कैलिपर किस प्रकार का डिवाइस होता है पूछा गया है। प्रत्यक्ष मापी, कैलिपर क्या प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेजरमेंट टूल है या फिर अप्रत्यक्ष मापी मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, तो या फिर दोनों। तो हमारा जो कैलिपर होता है वो होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। कैलिपर के द्वारा हम लोग इनडायरेक्ट मेजरिंग करते हैं। ये जानने के लिए कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, ये बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जिस टूल के ऊपर मेजरिंग दिए होते हैं मीन्स मान दिया होता है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो वो हमारा डायरेक्ट मेजरिंग में आ जाता है। और जिसके ऊपर नहीं दिए होते हैं वो हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल हो जाता है। विद्युत की सबसे अच्छा चालकता धातु कौन सा है, मीन्स विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर धातु कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है वो सिल्वर होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सिल्वर नहीं दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 तांबा, एल्युमिनियम, सोना, आयरन। तो हमारा यहाँ पर तांबा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो जाएगा फ्रेंड्स। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि तांबा हो गया बट सोना क्यों नहीं, सोना भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है। तो सोने की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तांबे से कम होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सिल्वर हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ ऑल metals. In fact, silver defines conductivity all other metals on component against it. Okay? और लिखा गया ऑन अ स्केल, मान लीजिए कि अगर कोई स्केल पे हम लोग कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं तो सिल्वर के लिए 100% दिया जाएगा, कॉपर के लिए 97 और गोल्ड के लिए 76। तो मीन्स गोल्ड का जो होता है वो कॉपर से कम होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। चलिए आगे देखते हैं। पूछा गया है कि ढलवे लोहे के फोर्जिंग गुण किस कारण के कारण संबंधित होता है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारे पिछले वाले क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया था कि किस वाइस का प्रयोग फोर्जिंग सेक्शन में नहीं किया जाता उससे रिलेटेड है फ्रेंड्स। देखिए जैसे कि ढलवे लोहे का फोर्जिंग गुण किस गुण के कारण संभव नहीं है, तो ढलवा लोहा जो होता है हमारा ब्रिटल होता है, बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है, इसके कारण हम लोग इसके ऊपर फोर्जिंग्स नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन मुलायमता, आघातवर्धनीयता, भंगुरता या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा भंगुरता मीन्स ब्रिटलनेस कारण इसके में ढलवे लोहे में फोर्जिंग का गुण नहीं होता है। अगर हम लोग उसके ऊपर फोर्जिंग करते हैं तो वो टूट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। जानता हूँ दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं अच्छे से डिस्कशन कराते हुए चलना चाह रहा हूँ। पूछा जा रहा है कि पावर हैमर अधिकांशतः निम्नलिखित में से किससे ऑपरेट किए जाते हैं। पावर हैमर जो होते हैं वो किसके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। हाथ द्वारा, विद्युत द्वारा या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पावर हैमर जो होता है वो विद्युत के द्वारा प्रयोग किया जाता है। मीन्स पावर हैमर बहुत बड़े हैमर होते हैं जो बहुत बड़े बड़े वर्कशॉप में प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पर उन्हें हाथ के द्वारा नहीं चलाया जा सकता, इसलिए विद्युत का प्रयोग किया जाता है। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है। पूछा जा रहा है कि स्टील में अगर कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में बोला गया है कठोरता, दृढ़ता घटता है, दृढ़ता बढ़ता है या आघातवर्धनीयता बढ़ता है। तो कार्बन बढ़ने से स्टील में क्या होता है फ्रेंड्स, तो कार्बन बढ़ने से स्टील में हमारा कठोरता बढ़ता है, मीन्स हार्डनेस उसकी बढ़ जाती है। ओके, जितना ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज होगा उतना ज़्यादा वो हार्ड होगा। रबर, लकड़ी आदि किस रेती निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेते जाते हैं। मतलब रबर हो गया, लकड़ी हो गया, इन सभी जैसे कि सॉफ्ट मेटल्स हो गया, बहुत अच्छी सॉफ्ट, उनके लिए हम लोग किस प्रकार के रेती का फाइल्स का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। वक्रीय रेती, डबल कट रेती, सिंगल कट रेती या रास्प कट रेती। तो रास्प कट रेती का हम लोग प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। रबर हो गया, लकड़ी हो गया या फिर चमड़ा हो गया, उन सभी के ऊपर हम लोग रास्प कट रेती का प्रयोग करते हैं। इसके जो दांतें होती हैं वो ट्रायंगुलर शेप में बनी होती हैं और ये रेती खुद हाफ राउंड के शेप में बना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हैचेट स्टेक का कहाँ उपयोग होता है। स्टेक, हम लोगों का पिछले भी एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। स्टेक का प्रयोग हम लोग सीट मेटल शॉप में नीचे से सहारा देने के लिए, उसके ऊपर वर्क करने के लिए, हैमरिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। रिवेट के लिए नहीं, फ्लेंज बनाने के लिए, सीट फोल्ड करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। सीट फोल्ड करने के लिए हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है। रेती की पिनिंग को कहते हैं, रेती की पिनिंग को हटाना
कहा जाता है, रेती की पिनिंग को हटाने का क्या कहा जाता है। जैसे कि हम लोग रेती का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा मुलायम धातु पर कर देते हैं हम लोग रेती का, तो उसके अंदर मेटल चिप्स भर जाते हैं। उन मेटल चिप्स को निकालने के लिए पूछा जा रहा है कि किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, रेती कार्ड, रेती हैंडल, तार ब्रश या ड्रेसर। तो हम लोग यहाँ पर तार ब्रश का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ओके, तार ब्रश मीन्स वायर ब्रश का प्रयोग रेती से पिनिंग हटाने के लिए करते हैं। वाइज में मुलायम जौ क्यों प्रयोग किए जाते हैं। हमारा जो वाइज पे हम लोग मुलायम जौ प्रयोग क्यों करते हैं। फिनिश सरफेस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वाइज के जबड़े को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जॉब को अधिक मजबूती से पकड़ने के लिए, रेती को सुरक्षा देने के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, फिनिश सरफेस को सुरक्षा देने के लिए। वाइज पर जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो वाइज के जौ में क्या होते हैं फ्रेंड्स, उस पर दांतें कटे होते हैं, और जब हमारा जॉब फिनिश हो चुका होता है उसके पकड़ते हैं तो हमारे फिनिश जॉब के ऊपर दांतों के निशान आ जाते हैं। इसलिए हम लोग वहाँ पर प्रयोग करते हैं फिनिश जॉब को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुलायम जौ मीन्स जॉ क्लैंप का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, चिन्हन करने से पहले प्रयोजन रखना चाहिए। चिन्हन करने से पहले मीन्स मार्किंग करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो मार्किंग करने से पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, संदर्भ बिंदु, सेंटर बिंदु, पैरामीटर बिंदु, आंतरिक बिंदु। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेंटर बिंदु। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग मीडिया से संबंधित नहीं है। अब नहीं है वाला क्वेश्चन आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि नहीं हम लोग अक्सर देखना भूल जाते हैं। चलिए, मार्किंग मीडिया संबंधित नहीं है, लेआउट डाई, हल्का नीला, सरफेस प्लेट या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सरफेस प्लेट, यहाँ देखिए हमारा जो सरफेस प्लेट है, सरफेस प्लेट मार्किंग मीडिया से संबंध नहीं रखता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जब हम लोग मार्किंग करते हैं तो मानते हैं कि मार्किंग करते वक्त हम लोग उसको नीचे से सहारा देने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन मार्किंग मीडिया नहीं है। मार्किंग मीडिया एक लेयर होता है जिसे हम लोग जॉब के ऊपर लगाकर प्रयोग करते हैं चिन्हन के लिए। आगे बढ़ते हैं, मार्किंग मीडिया सूखने में अधिक समय लेता है और यह स्पष्ट रेखा देता है। ऐसा कौन सा मार्किंग मीडिया है जो सूखने में सबसे ज़्यादा समय लेता है और स्पष्ट मीन्स साफ रेखा चित्र भी उससे बनती है। ऑप्शन देख लेते हैं, हल्का नीला, चौक पाउडर, कॉपर सल्फेट या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हल्का नीला। हल्का नीला मीन्स पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू का प्रयोग हम लोग करते हैं सबसे स्पष्ट रेखा, और ये सूखने में सबसे अधिक टाइम भी लेता है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस में। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया चौक पाउडर। चौक पाउडर का प्रयोग हम लोग जनरली वर्कशॉप में करते हैं। इसमें चौक होता है और चौक के पाउडर को पानी के साथ मिक्स कर लिया जाता है। और आगे बढ़ते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा डेंजरस है मार्किंग मीडिया है। अधिकांश की किसके बनाए जाते हैं, पूछा गया अगला क्वेश्चन कि अधिकांश की मीन्स जनरली ज़्यादातर जो कीज़ होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं। कीज़ मीन्स मतलब चाबियाँ होता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर हम लोग टेक्निकल के तौर पे कीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, मीन्स जनरली आपके घर का ताला का चाबी नहीं, बल्कि हम लोग टेक्निकल वाले चाबी का प्रयोग करते हैं। ओके, तो वो बोला जा रहा है कि हाई स्पीड स्टील का, उच्च स्पीड स्टील का, ढलवे लोहे का, पिग आयरन का या मृदु स्टील का। तो हमारा जो ये जो की बना होता है वो मृदु स्टील मतलब कि माइल्ड स्टील का बना होता है। किसी माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि दिया गया है 0.03, और यदि माइक्रोमीटर 40.53 मिलीमीटर की रीडिंग देता है तब सही रीडिंग क्या होगी। तो पूछा जा रहा है कि किसी माइक्रोमीटर में एरर आ गया है, वो एरर जो आया है वो है नेगेटिव एरर, और नेगेटिव एरर कितना है तो 0.03। और पूछा जा रहा है कि अगर हम उसके बाद उससे रीडिंग करते हैं तो इतना आ जाता है, तो हमारा मेन रीडिंग जो असली रीडिंग होगा वो क्या होगा। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जब भी हमारा एरर में नेगेटिव एरर कहा जाता है तो नेगेटिव एरर का मतलब आप लोग सीधा समझिए उस मान को मेन मान में जोड़ देना है। ओके, नेगेटिव एरर में हम लोग क्या करते हैं, सीधा मान को जोड़ देते हैं। ओके, ये देखिए मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारा माइक्रोमीटर का थिम्बल है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जब रीडिंग देखते हैं तो माइक्रोमीटर के थिम्बल पे बोलता है कि ये जो रीडिंग है ये अगर मीन्स एरर आ जाते हैं तो ये आगे बढ़ जाता है, और हमारा जो रीडिंग होता है वो आगे से स्टार्ट हो जाता है या पीछे कुछ पोर्शंस भी रह जाते हैं। ओके, पीछे कुछ पोर्शंस तक हमारे रीडिंग रह जाते हैं, उसके बाद हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जो यहाँ पे 0.03 पीछे रह गया तो उसे भी हम लोगों को बाद में ऐड करना पड़ता है मेन रीडिंग में। तो हमारा जो एरर ऐड होता है वो इसी को नेगेटिव एरर कहते हैं। तो हम लोग जोड़ कर देख लेते हैं, 40.53 प्लस 0.03, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40.56
ओके, हमारा जो राइट आंसर हो गया 14.56। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऐसा है। ये भी नहीं है, ये जी हाँ दोस्तों, हमारा राइट आंसर बी हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से कोण डिग्री के कितना सटीकता तक मापा जा सकता है, कितना सटीकता तक। तो ऑप्शंस देखते हैं, 10वां भाग, 12वां भाग, 9वीं भाग, चतुर्थ भाग। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा हम लोग दोस्तों 1 डिग्री के 12वें भाग तक मेज़र कर सकते हैं, 1 डिग्री के 12वें भाग तक। इसी से हमारा यहाँ पर इसका लिस्ट काउंट भी निकल जाता है दोस्तों। जैसे कि देखिए 1 डिग्री हम लोग जानते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 12वां भाग मतलब कि 12 से डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू आ जाता है 5 मिनट। तो हमारा जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट मीन्स वो कितना मिनिमम माप सकता है, तो वो हो जाएगा 5 मिनट। ओके, आप लोगों को इसका फिगर भी दिखा देता हूँ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर किस प्रकार का होता है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ओके, इसका प्रयोग हम लोग एंगल्स मेज़रमेंट के लिए करते हैं, वो भी माइन्यूट एंगल। इसके द्वारा हम लोग 5 मिनट तक की शुद्धता में एंगल्स को मेज़र कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसके पार्ट्स बताए गए हैं, ब्लेड, बीम, वर्नियर स्केल, मेन स्केल, डायल और स्वेल प्लेट। देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट का पोर्शन है, इसे डायल कहते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो पोर्शन में दिखाया गया इसे हम लोग वर्नियर स्केल कहते हैं, और ये जो डायल के ऊपर में रीडिंग्स दिए गए हैं उसे हम लोग मेन स्केल कहते हैं। ये बीम और ब्लेड को मिलाकर हम लोग एंगल्स निकालते हैं। बीम और ब्लेड, इन दोनों के बीच में जो एंगल आता है वही हमारा एंगल मेज़रमेंट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा भी चल रहा है क्योंकि ये बहुत अच्छे डिस्कशन के साथ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन पूछा गया, जब वर्नियर ऊंचाई गेज से मार्क कर रहे हैं तो इससे अपने आधार को इसके ऐसे तरीके से पकड़कर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। मीन्स जब हम लोग पूछा जा रहा है कि जब हम लोग मान लेते हैं वर्नियर हाइट गेज है, वर्नियर हाइट गेज का ये जो बेस है और यहाँ पे ऑफसेट स्क्राइबर, पूछा जा रहा है कि इसे किस प्रकार से पकड़कर स्क्राइब किया जाना चाहिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहिए, मार्किंग करना चाहिए। तो ऑप्शंस में हमारा बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिया गया है, तो मैं सीधा राइट आंसर पे चलता हूँ। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑफसेट स्क्राइबर का आधार सरफेस प्लेट के समानांतर होना चाहिए। ऑफसेट स्क्राइबर जो होता है, ऑफसेट स्क्राइबर का ये जो ऑफसेट स्क्राइबर है वो हमारा आधार के पैरेलल चलना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग। साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग लिम्फेस में से किसकी 2 विधियाँ हैं? तो साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग किसकी 2 विधियाँ हैं? तो हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं, हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, टेम्परिंग, सामान्यीकरण। तो साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग जो हमारी प्रक्रियाएं हैं वो है केस हार्डनिंग की। केस हार्डनिंग होता क्या है, जैसे कि आप लोग माइल्ड स्टील को जानते हैं। माइल्ड स्टील बहुत, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग इसे पूरी तरह से हार्ड नहीं कर सकते, मीन्स हार्डनिंग का प्रोसेस इसके ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग करते हैं इसके ऊपर इसके अपर सरफेस को क्या करते हैं, हार्ड करते हैं। तो अपर सरफेस को हार्ड करने के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं केस हार्डनिंग, मीन्स उसके अपर सरफेस को हार्ड करना। साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग केस हार्डनिंग की 2 प्रक्रियाएँ हैं। आगे बढ़ते हैं। जिंक आवृत सीट को कहा जाना जाता है, मीन्स जिंक के लेयर चढ़े हुए सीट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? टिन सीट, जस्तीकृत सीट, या फिर स्टेनलेस सीट, या फिर शीशा सीट। तो हम लोग उसे जस्तीकृत सीट मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस औजार का प्रयोग अत्यधिक मोटे सीट काटने के लिए किया जाता है? पूछा जा रहा है कि सीट मेटल में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं मोटे सीट को काटने के लिए? स्निप, सीयर, हेम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग स्निप का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्निप जो होता है वो पतले सीटों को काटने के लिए होता है, और सीयर जो हमारा हो गया वो राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स, सीयर। इसका प्रयोग हम लोग मोटे सीट काटने के लिए करते हैं। और हेम जो है, हेम तो आगे आया था ही क्वेश्चन फ्रेंड्स, हेम सीट की किनारों को मोड़ने को हेम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टिक डबल सिरे वाले समर्थन प्रदान करता है? ये क्वेश्चन भी हमारा सीट मेटल से ही जुड़ा हुआ है। पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा स्टिक है जो 2 सहारे देता है। ओके, देख लेते हैं। हैचेट स्टिक, अर्ध चांद स्टिक, श्रिंकेज स्टिक या हॉर्स स्टिक। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हॉर्स स्टिक होगा। इसे बाय फिगर ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा स्टिक है ये हॉर्स स्टिक है, और हॉर्स स्टिक में आप लोग देख सकते हैं ये इसमें 2 यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों दिया गया है जो सहारे के लिए प्रयोग करता है।
ओके फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर हॉर्स स्टेक हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, आप लोगों को मैं एक अलग से क्वेश्चन देता हूँ फ्रेंड्स। जिन लोगों को आता हो वो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आप लोगों को बताना है ये फिगर जो दिया गया है, ये फिगर किस चीज़ का है। ओके, आप लोगों को बताना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यह एक प्रकार का हमारा मार्किंग टूल है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप लोग अब जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि ये क्या है।